बिंदु को चर्चा करके और सवाल पे सीधा हम आते हैं। स्किप नहीं करना, आप ध्यान से सुनना इसको कि सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था। तो सबसे पहले ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया या पेश किया था, ठीक है, प्रस्तुत किया या पेश किया संविधान सभा में। कहां पेश किया गया था? तो संविधान सभा में सबसे पहले यह पेश किया गया था। और इसे पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्यारे साथी कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946, जो हमारी संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। और संविधान सभा ने इसे सहमति कब दी, यानी स्वीकार कब कर लिया? ये दूसरा तथ्य भी अपने आप में बहुत ही अभी तक महत्वपूर्ण रहा है। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। आज भी बात करें तो जो वर्तमान का हमारा उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल है, उसमें बहुत सारी बातें जो हैं पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से ही मिलती जुलती हैं। दो बातें जो आपकी जिज्ञासा और कॉमन बातों को पूर्ण करती है, उससे आगे सवाल पे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, और ये बेसिक है। बेसिक क्या है? इस बात को ध्यान रखना कि उद्देशिका प्रस्तावना कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। और इसकी भाषा कहां से ली गई है? तो इसकी भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये दो बिंदु अगर आप और जान लेते हैं तो आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, कि उद्देशिका या प्रियम्बल कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से। अब बढ़ते हैं। और ये राज्य की 5 विशेषताएं जिन्हें हर भारतीयों को ध्यान में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, छात्रों को तो खूब याद रहना चाहिए। जिसमें पहला है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, या उसकी जगह अगर हम लोग इस शब्द का प्रयोग करें पंथ निरपेक्ष, एक ही बात है। धर्म और पंथ में थोड़ा सा अंतर है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और है आपका अखंडता। अखंडता, ये 5 विशेषताएं राज्य की बताई गई कि हमारे राज्य का स्वरूप कैसा होगा। और इसी प्रस्तावना में हमारे बताया गया है कि किस न्याय कितने प्रकार के हैं। तो न्याय भी बताया गया है, 3 प्रकार के न्याय का भी जिक्र किया गया है। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय के स्वरूप का वर्णन किया गया है। राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक और आर्थिक। मैं केवल आपको थोड़ा सा स्वरूप दिखा रहा हूं, बाकी क्लास में इसको हम लोग खूब डिटेल से एक एक बिंदुवार इस पर चर्चा करेंगे, तो आपको वहां खूब बेहतर समझ में आएगा। अभी केवल एक स्वरूप आप देख लीजिए ताकि आपकी थोड़ी सी धारणा और समझने की शैली में थोड़ा सा बदलाव आ जाए प्रियम्बल के संदर्भ में। 5 विशेषताएं, 3 न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। क्लास में हम लोग हर एक टॉपिक पर बात करेंगे, स्वतंत्रता क्या है, कैसे स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन ये 5 स्वतंत्रता कौन कौन से, इन पर बात करें। विचार की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की प्यारे साथी स्वतंत्रता की बात की गई है। इससे इतर बढ़े अगर हम लोग और आगे देखें तो ध्यान में रखना कि विशेषताओं के अलावा इसमें समता की भी बात की गई है, और 2 प्रकार की समता की बात की गई है। समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अवसर की समता है ना, समता यानी बराबर समान रखा जाए। ठीक है, प्रियम्बल ही हमारा शुरू होता है ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, गणतंत्रात्मक, है ना, राज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्त विश्वास और धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखो 2 समता है, कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो प्रतिष्ठा हो गया, और दूसरी एक प्रतिष्ठा, और दूसरा आपने देखा अवसर। ये 2 प्रकार की समता है। और इसके अलावा हमारे यहाँ उच्च आदर्श बनाए गए, आदर्शों को उच्च करने के लिए बंधुत्व की भावना पर आधारित है। कैसे? बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम को हम लोग बिल्कुल उस नियमों का पालन करते हैं। समूचा विश्व एक परिवार है। ये हमारी क्या है? प्रियम्बल की मूल धारणाएं हैं जो हमारे प्रियम्बल में छिपा है, और जिस पर हम लोग यही दर्शन करके अपने संविधान की पूरी शाखाओं को ध्यान में रखते हैं। और जब हम लोग इस बात को समझते हैं कि भाई आज तक हमारी प्रस्तावना में कितने, अब इस बात का आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी पर मैं एक चीज और या नेक्स्ट पेज पे ही बता देता हूं आपको प्रियम्बल में, कि वो नेक्स्ट पेज पे संदर्भित इस बात को समझना कि प्रस्तावना पे दूसरी बात जो आप जान करके, है ना, आपका ज्ञानवर्धन हो जाएगा कि प्रस्तावना पर एक सवाल उठा। प्रस्तावना या जिन्हें आप उद्देशिका कहते हैं, हमारे भारतीय विद्वानों ने और बहुत सारे प्रमुखों ने कहा कि भाई ये जो पहला पेज है प्रस्तावना, हमारे संविधान का पहला पन्ना ही प्रस्तावना है। क्या इस संविधान का अंग है कि नहीं? एक सवाल इस पर बना कि प्रस्तावना, सवाल ही इसको एक प्रश्न के रूप में, और ये समझकर आपका ज्ञानवर्धन खूब बेहतर होगा कि क्या प्रस्तावना जो है संविधान का
अंग है या नहीं। अब इससे संबंधित क्या हुआ, ये बातें कहां पूछी जाएंगी, न्यायालय में, क्योंकि संविधान का प्रहरी कौन है, सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का रक्षक भी कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। हमारे मौलिक अधिकारों का भी संरक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। और न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका में पूछा गया कि साहब चलिए बताइए, और इसके लिए कुछ केस किए गए। उन केसों का नाम अगर हम जिक्र करते हैं तो एक पहला केस हुआ बेरूबारी बनाम भारत संघ। बेरूबारी बनाम भारत संघ, और ये केस था प्यारे साथी 1960 का। एक दूसरा केस हुआ, अभी मैं सारे केस का रिजल्ट आपको एक साथ फिर डिस्क्राइब करता हूं। दूसरा केस हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, लेकिन इससे पहले एक केस हुआ था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम वर्सेस पंजाब राज्य, और यह केस हुआ था 1967 में। इसी से संबंधित एक केस और जो सबसे ऐतिहासिक आज तक का रहा है, जिसका अभी हम लोगों ने पहले ही नाम लिया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। प्यारे साथी, ये केस हमारा है 1973 का, बहुत ही ऐतिहासिक केस है। और एक केस और भी कर सकते हैं, SR बॉम्बई बनाम भारत संघ हुआ था, या एक इसी से संदर्भित मिलता जुलता केस अगर हम लोग यहां SR बॉम्बई के अलावा भी बात कर लेते हैं तो LIC बनाम वर्सेस भारत संघ। और ये केस है 1995 का, 1995 का। अब मैं आपको रिजल्ट बताने वाला हूं जो बेहद खास होगा और आप यहां से बेहतर रूप से जानेंगे। देखो प्रश्न को समझना प्यारे साथी, प्रस्तावना या उद्देशिका क्या संविधान का अंग है कि नहीं, है ना। प्रस्तावना क्या है, कहां से लिया गया, सब पे बात पे हम लोगों ने कर लिया। तो पहला केस हुआ बेरूबारी बनाम भारत संघ, 1960 का केस है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं साहब, ये बहुत ही चौंकाने वाला जवाब आया कि भाई हमने अभी कहा कि हमारे पुस्तक का, हमारी किताब का पहला पन्ना जो है वही भूमिका या परिचय या प्रस्तावना है, और आप कह रहे हो कि नहीं साहब ये पहला पन्ना है ही नहीं है। ये तो बड़ा द्वंद्व वाला सवाल हुआ। लंबे समय तक इंतजार किया गया, बहरहाल न्यायपालिका ने आंसर किया है। 1967 में 7 साल बाद फिर केस किया गया। इसमें पूछा गया साहब क्या बात है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। अब आप मानते हो कि वो पहला पेज जो है वो किताब का हिस्सा है, बोले नहीं, अभी भी अड़ियल रवैया। लेकिन ये जो केस था इसमें 9 सदस्यीय बेंच ने बैठी। कितनी सदस्यीय, 9 सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही थी। और प्यारे साथी 9 सदस्यीय बेंच ने यह जरूर कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, लेकिन एक शब्द जरूर कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन उस संदर्भ में क्या बात कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है। लो, एक कंट्रोवर्शियल स्थिति और आ गई कि बोले पहला पन्ना किताब का अंश नहीं है, किताब का भाग नहीं है, लेकिन आत्मा है। इस सवाल ने और द्वंद्व किया। एक लंबे समय के बाद एक केस और आया जो सबसे ऐतिहासिक आज तक का था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। पहली बार इसी में कहा गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, बोले हाँ। प्यारे साथी, यही आपको रटना है, याद करना है कि किस केस में पहली बार कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और आज तक की हमारी ये सबसे बड़ी न्यायिक बेंच है जिस पर 13 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई किया था। सॉरी, यहां पर 11 सदस्यीय थे, मैंने 9 लिख दिया था, 11 सदस्यीय। गोलकनाथ केस पर 11 सदस्यीय और यहां 13 सदस्यीय। आज तक की सबसे बड़ी न्यायिक बेंच यही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और फिर बाद में इस केस में भी यही कहा गया, हाँ बिल्कुल है, और उससे संबंधित भाग है, आधारभूत ढांचे का हिस्सा भी इसे स्वीकार किया गया। ऐसा जिक्र किया गया केस में। अब एक सवाल यहां से और जो सबसे रुचिकर सवाल है, एक तो प्रश्न ये हो गया, दूसरा एक प्रश्न और मैं आपके सामने रखता हूं। इस प्रश्न को जानकर के आपकी रुचि और ज्ञान क्षमता में और वृद्धि होगी। वो क्या है प्यारे साथी, तो दूसरा कहा गया कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। अभी देखो एक सवाल तो वहां आया था, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। एक प्रश्न का तो हम लोगों ने स्पष्टीकरण किया, दूसरा सवाल आपके सामने। अब दूसरा सवाल जब आया तो यहां पर कई बिंदु आए। पहला तो हो गया प्रस्तावना को भी कहा, किसने कहा इस पर बात करेंगे। किसने कहा नहीं प्रस्तावना नहीं है बल्कि FR यानी फंडामेंटल राइट है, और किसी ने कहा नहीं फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि अनुच्छेद 32 है ना। अभी इसका डिटेल आप समझना बात को। प्रस्तावना संविधान का अंग है ऐसा किसने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है, अंग है। तो ध्यान में रखना, अगर कभी भी पूछा जाए कि प्रस्तावना ने किसे संविधान की आत्मा माना है, तो सॉरी सर्वोच्च न्यायालय ने किसे संविधान की आत्मा माना है, प्रस्तावना को। मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा माना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं साहब, प्रस्तावना नहीं बल्कि मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संविधान की आत्मा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस पर बड़ी व्याख्या हुई, व्याख्या मैं आपको क्लास में ही बताऊंगा। बहुत लंबी चर्चा हुई कि क्यों इसको माना जाए, ठीक है, और क्यों ना माना जाए, दोनों पर तर्क हुआ। ये 2 प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, इससे आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। सवाल